बड़े ही सरल और मिलनसार थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करने को तैयार। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी मुश्किल थी खेती की जमीन की कमी। गांव समुद्र के इतने करीब था कि खारा पानी जमीन में रिस कर उसे पूरी तरह से बंजर बना देता था। इस कारण खरगपुर के किसान रोजाना पास के शिवपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। वहां की उपजाऊ जमीन पर काम करके वे अपना गुजारा चलाते थे। उस दिन भी दो किसान राम और सोहन शिवपुर की ओर निकले थे। सुबह की ठंडी हवा में वे पैदल चलते हुए बातें कर रहे थे। भाई सोहन, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अपने गांव में कुछ क्यों नहीं होता? क्या करे राम, जमीन तो खारी है, कुछ उगता ही नहीं। मजदूरी ही सही, कम से कम पेट तो भरता है। वे खेत पहुंचे और काम शुरू किया। तभी शिवपुर के बड़े जमींदार सेठ जगन्नाथ वहां से गुजरते हुए रुक गए। वे घोड़े पर सवार थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गर्व का भाव था। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में आकर मजदूरी करते हो, क्यों नहीं अपने खड़गपुर में ही कुछ करते? राम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सेठ जी, हमारी जमीन समुद्र के पास है। खारा पानी सब कुछ बर्बाद कर देता है। धान गेहूं कुछ भी नहीं उगता, इसलिए मजबूरी में यहाँ आते हैं। मन तो अपना गांव छोड़ने का नहीं करता, लेकिन क्या करें, वहाँ कोई रोजगार नहीं। यहाँ मजदूरी से भी ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन घर चलाना तो है। तो क्यों नहीं कोई छोटा सा कारोबार शुरू करते? खेती नहीं तो व्यापार सही, दुनिया में इतने रास्ते हैं। सेठ जी, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाएं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सेठ ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। राम और सोहन फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन उनके मन में सेठ की बातें घूमती रहीं। उधर खड़गपुर में एक और युवक रहता था, गोपाल, जिसे सब गोपू कहते थे। वो खुद को किसान कहता था, लेकिन उसके पास न जमीन थी न कोई बड़ा काम, बस छोटी मोटी मजदूरी से गुजारा करता था। उस दिन गोपू अपने दोस्त विष्णु के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ तले बैठा था। आसमान को निहारते हुए वो बोला, यार विष्णु, ये सब कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों के खेतों में पसीना बहाते रहेंगे? अपने गांव में कुछ बदलाव लाना चाहिए। क्या करें गोपू, न पैसा है न जमीन, कारोबार शुरू करने की बात तो दूर की कौड़ी है। लेकिन कुछ तो करना होगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या फायदा? जीवन में जोखिम लेना पड़ता है। तभी सड़क पर एक रिक्शा तेजी से आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े, शिवपुर के प्रसिद्ध पकौड़े, खाकर मजा आ जाएगा। गोपू की आंखें चमक उठीं। चल विष्णु, शिवपुर के पकोड़ों का नाम सुना है, आज चखते हैं। दोनों दौड़कर रिक्शा के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट पकोड़े देना, बहुत तारीफ सुन रखी है। दोनों ने पकौड़े खाए। गोपू तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, क्या स्वाद है, इतने कुरकुरे और मसालेदार। उसने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और घर लौटा। घर पहुंचते ही बोला, माँ ये लो शिवपुर के मशहूर पकौड़े, जल्दी खाओ, अभी गर्म है। बेटा, इसकी जरूरत क्या थी? बता देता, मैं घर पर ही बना देती। सच माँ, तुम्हें पकौड़े बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी का पहले पकौड़ों का ठेला था, मैं रोज देखती थी, वहीं से सीख लिया। माँ, क्यों ना हम अपना पकौड़ों का ठेला शुरू करें? गांव में कुछ तो रोजगार बनेगा। बेटा, उसके लिए पैसा कहाँ? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैं जुगाड़ कर लूंगा, इस बार कुछ करके दिखाऊंगा। उस रात गोपू ने ठान लिया कि वो खरगपुर में बदलाव लाकर रहेगा। अगली सुबह गोपू जल्दी उठा। रात भर नींद नहीं आई थी। वो सीधे गांव के सेठ मदन लाल के घर गया। सेठ मदन लाल गांव के अमीर आदमी थे। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे दूंगा गोपाल, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ। ठीक है, लेकिन समय पर पैसे ना लौटाए तो घर मेरा। चिंता मत कीजिए, मैं लौटा दूंगा। पैसे लेकर गोपू बाजार गया। ठेला, बर्तन, मसाले, बेसन, सब्जियां सब खरीद लिया। घर लौटकर उत्साह से बोला, माँ,
देखो सारा सामान ले आया, आज से पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गोपू अंदर गया तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, जरा वैद्य को बुला। गोपू तुरंत वैद्य को लाया। वैद्य ने जांच की और कहा, गोपाल, तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, अब इन्हें आराम चाहिए, कोई भारी काम न कराना। ये सुनकर गोपू स्तब्ध रह गया। अब पकौड़े कौन बनाएगा? घर गिरवी रख दिया था, अब क्या होगा? माँ ने उसकी उदासी देखी। बेटा, पकोड़ों का ख्याल छोड़, मैं अब नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाहर निकलकर विष्णु से मिला। यार अब क्या, घर गिरवी है, अगर कारोबार न चला तो सब गया। चल शिवपुर वाले पकौड़ा वाले से सीखते हैं। दोनों उसके पास गए। भाई, हमें पकौड़े बनाना सिखा दो। लेकिन उसने मना कर दिया। अगर सिखाया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। गोपू निराश हो गया। अगली सुबह वो सेठ के घर जाने को निकला, पैसे वापस करने के लिए। रास्ते में एक पुराने आम के पेड़ तले एक बूढ़ी दादी टोकरी लिए बैठी थी। कुछ लोग उनके पास खड़े थे। गोपू पास गया। टोकरी में छोटे छोटे पकौड़े थे। दादी, ये कैसे पकौड़े, इतने छोटे? बेटा, ये गरीब घर के कुरकुरे पकौड़े हैं। छोटे हैं लेकिन स्वाद में बड़े बड़ों को हराते हैं। गोपू ने एक प्लेट ली, खाकर बोला, वाह दादी, शिवपुर के पकोड़ों से बेहतर। क्या राज है? बेटा, घर का प्यार मिले तो सब स्वादिष्ट लगता है। दादी, मुझे बनाना सिखा दो, मैं ठेला लगाना चाहता हूँ। बेटा, आसान नहीं, मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। कल यहीं आना। अगले दिन दादी अपनी बेटी प्रिया से बात की। एक मेहनती लड़का गोपाल आया था, पकोड़े सीखना चाहता है। प्रिया ने कहा, दादी, अगर सिखाया तो हमारे ग्राहक कम होंगे। फिर विचार आया, हम उसके लिए बनाएंगे, घर बैठे कमाई होगी। दादी सहमत हुई। गोपू आया तो दादी ने योजना बताई। गोपू खुश हो गया। मंजूर है दादी, आप बनाओ, मैं बेचूंगा। गोपू ने ठेला लगाया। आओ आओ, घर के कुरकुरे पकौड़े। लेकिन शिवपुर वाला आ गया और भीड़ खींच ली। गोपू ने हिम्मत की। सिर्फ 10 में 3 पकौड़े। धीरे धीरे लोग आए, शाम तक सब बिक गया। कमाई का आधा दादी को दिया। धीरे धीरे गोपू का ठेला मशहूर हुआ। वो कर्ज चुकाता गया। आखिर घर वापस मिला। गांव बदल गया। लोग गोपू से प्रेरित हो नए कारोबार शुरू किए। खरगपुर आत्मनिर्भर बन गया।